पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये सब सीख चुके थे। जस्ट लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और उसे मिनिमम करना चाहिए, और हमने जाना था कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब 0 भी हो सकता है अगर बहुत अच्छी चीज़ है, और हमने इसकी कंडीशन निकाली थी मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, ठीक है। नाउ अब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा पावर फैक्टर का लोड है जिसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन, ये चीज़ आपको पता होगी। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो वोल्टेज का डेविएशन लोड चेंज होने पे। तो ऐसा कौन सा लोड है, किस पावर फैक्टर का लोड है जिसको मैं अगर अल्टरनेटर पे लगाऊंगा तो डेविएशन मैक्सिमम चले जाएंगे, यानी कि नो लोड से लोडेड कंडीशन में या लोडेड से नो लोड कंडीशन जाने पे जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम चला जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे वोल्टेज में। तो ये कौन से ऐसे लोड होते हैं, इनको हम लोग इस लेक्चर में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, किस पावर फैक्टर के लोड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंपल, जो आपको बेसिक अब तक मैंने आपको सिखाया है जितना भी अल्टरनेटर के बारे में, तो मैंने देखा था फॉर, अगर बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम की, तो आपको पता होगा आर में भी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव मिलता है, हाई मिलता है, और इंडक्टिव में भी यानी कि एल में भी आपको हाई वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। क्लियर होगा यहाँ पे, समझ में आ गया? ठीक। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हाईएस्ट वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक सिंपल से जो इक्वेशन ले रहा हूँ, मैं लैगिंग लोड की इक्वेशन ले लेता हूँ। लैगिंग लोड की रीजन क्या है, लैगिंग लोड में तुम्हें ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा कंपेयर टू रेजिस्टिव, इसलिए हम लोग रेजिस्टिव को निग्लेक्ट कर देते हैं और इंडक्टिव यानी कि फॉर लैगिंग लोड के लिए, क्योंकि देखो अगर रेजिस्टिव लोड की लोगे तो पावर फैक्टर की पिक्चर ही कहानी चली गई वहां से पिक्चर से, तो इसलिए वो तो हम लेंगे नहीं। तो हमें क्या लेना है, एक इंडक्टिव लोड के केसेस में ये निकाल के देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगा। ठीक, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेम इक्वेशन अगर बात करें ईपीटी, ईपी की जो इक्वेशन होगी, ईपी इक्वल टू होती अंडर रूट में, अंडर रूट वेट वीपीटी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वीपीटी साइन फाई प्लस आई ए एक्सएस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नाउ अब क्या करें, स्क्वायर ले लेते हैं जैसा पिछली बार करा था। तो ईपी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पूरा निकल के आ जाएगा वीपीटी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वीपीटी साइन फाई प्लस आई ए एक्सएस का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ओपन, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ओपन कर लेते हैं। तो ईपी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अगर खोलोगे तो वीपीटी का होल स्क्वायर इंटू साइन वेट कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई, ठीक, प्लस में आई ए आर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 वीपीटी कॉस फाई आई ए आर ए। क्लियर हो गया? प्लस में नीचे आ जाओ, वीपीटी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस में आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर प्लस में 2 वीपीटी साइन फाई आई ए एक्सेस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा लिख दिया मैंने। नाउ जैसा हमने पुराने लेक्चर में करा था सेम, इन दोनों को पकड़ लो। अगर इन दोनों को पकड़ोगे तो ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमें इन दोनों को अगर पकड़ते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा वीपीटी का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू 1, क्योंकि भाई ये दोनों 1 हो गए, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। नाउ अगर इन दोनों इक्वेशनों को पकड़ते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस में भाई एक्सएस और आर ए, अगर इनका स्क्वायर को पकड़ते हैं आर ए स्क्वायर प्लस एक्सएस का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, आई ए का स्क्वायर इंटू जेड एस का स्क्वायर। ये चीज मैंने पुराने लेक्चर में बताई थी, क्योंकि भाई इंपेडेंस क्या होता है, एक्सएस और आर ए का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये आ गया यहाँ पे ऐसे। अगर अब इन दोनों को पकड़ते हैं तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 वीपीटी, ठीक है, और आई ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर ए कॉस फाई प्लस एक्सेस साइन फाई। ठीक है, सेम वही ट्राइंगल ले लो जैसा पुराने लेक्चर में बताया था। ये अगर रेजिस्टेंस है आर ए, ये एक्सेस है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो ये हो जाएगा जेड एस इम्पिडेंस हो गया, एंड दिस वन इज योर थीटा इम्पिडेंस, इम्पिडेंस एंगल।
तो इम्पिडेंस एंगल के अगर हिसाब से निकालें तो हम कह सकते हैं कि आर ए को हम क्या लिख सकते हैं, जेड एस कॉस थीटा, और एक्स एस को क्या लिख सकते हैं, जेड एस साइन थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नाउ इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो भाई, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि आपके जो नई इक्वेशन आएगी, हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी वीपीटी का होल स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस 2 वीपीटी इंटू आई ए ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा ये। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देता हूँ, जगह का मैं थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, प्लस 2 वीपीटी इंटू आई ए, क्लियर। और यहाँ पे आर ए की जगह क्या आ जाएगा, जेड एस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जेड एस साइन थीटा साइन फाई। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करना क्या है भाई, जेड एस दोनों में कॉमन है, तो जेड एस और जेड एस ये जो कॉमन है इसे बाहर ले लो, कॉमन बाहर आ जाएगा। अब दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा, इसको जरा देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, अगर हम लोग मैथ्स आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम बता देते हैं। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपका होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया निकल के, यानी कि कॉस थीटा कॉस फाई और साइन थीटा साइन फाई से वैल्यू निकल के आ गई। तो नेक्स्ट पेज पे फाइनल लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे ईपी का होल स्क्वायर इक्वल टू वीपीटी का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा क्या आया था, आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस 2 वीपीटी जेड एस आई ए और इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। सब चीजें आ गई भाई, ठीक है, कोई चीज छूटी नहीं, ठीक, ओके। आई होप जी समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब इस वीपीटी को इधर ले जाओ भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ईपी का होल स्क्वायर माइनस वीपीटी का होल स्क्वायर इक्वल टू आई ए जेड एस कॉमन ले लो। देखो आई ए जेड एस आई ए जेड एस, तो आई जेड एस कॉमन ले लो, आई ए जेड एस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आई ए जेड एस प्लस में 2 वीपीटी कॉस थीटा माइनस फाई। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ यहाँ तक तो हमने पूरी इक्वेशन निकाल के दे दी है, और अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन की, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, अगर मैं मैक्सिमा की बात करता हूं तो मैक्सिमम में आपको याद होगा कि जिस चीज को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं जिसके टर्म्स में निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ईपी और माइनस वीपी का होता है, ईपी माइनस वीपीटी का तो ही तो होता है वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि ये चीज कुछ कुछ रिप्रेजेंट कर रही है इसको, ई स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर टर्म को यानी कि ईपी का होल स्क्वायर माइनस वीपीटी का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू किसके टर्म्स में, पावर फैक्टर के टर्म्स में। क्योंकि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पावर फैक्टर, यानी कि कितने पावर फैक्टर का लोड अप्लाई करें जिसमें हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाए। तो वो पावर फैक्टर, इसीलिए हमने क्या करा है, इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पावर फैक्टर एंगल, यानी कि फाई। ओके, और जब मैक्सिमम निकालते हैं तो इसको इक्वेट किसके बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे इसको 0 के बराबर। ठीक है, तो जरा डिफरेंशिएट करो भाई इस इक्वेशन को। अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करना है तो यानी कि हमें क्या करना है, डी ओवर डी फाई। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपकी आई ए जेड एस ब्रैकेट में आई ए जेड एस प्लस में, सॉरी, ठीक है चलो यहाँ इस तरीके से ही लिख लेते हैं, जेड एस प्लस 2 वीपीटी कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वेट कर दूंगा 0 के। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो जरा करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अब आई ए जेड एस। ठीक, अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओके, तो सबसे पहले जब अंदर जाएगा डिफरेंशिएशन तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि 0। क्लियर हो गया, प्लस ये वाली टर्म को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 वीपीटी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाइव। क्लियर,
और क्योंकि फाई के टर्म्स में कर रहे हो तो -5 बाहर आएगा, तो -1 आएगा फाई की वजह से, और क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एक और आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरा पर्टिकुलर टर्म है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल टू 0। अब देखो इस वाली टर्म को नीचे भेज दो, 0 की तरफ भेज दो तो ये बेकार हो गई, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहां से 2 VPT साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। ओके, बात समझ में आ रही? देखो करा क्या यहाँ पे, सिंपली मैंने अगर बता दूं कंफ्यूजन होगा, हमने जब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करा तो देखो ये वाली जो टर्म थी, यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म को जब डिफरेंशिएट करा तो ये तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 लिख दिया। ये इसको करेंगे तो 2 VPT, अब देखो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस साइन, यहाँ पे आ गया माइनस साइन। और क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फाई, तो फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे -5 है, तो एक माइनस साइन -1 इसकी वजह से बाहर आएगा, तो दोनों -1 मिलके क्या करेंगे, एक तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और एक -5 का -1, ये दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो सिंपली आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, प्लस 2 VPT पूरी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इक्वल टू 0 कर दिया, जब 0 करोगे तो इस वाली टर्म को 0 में भेज देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो होगा ये भी 0 में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। क्लियर? और 0 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा साइन 0 होता है, यानी कि थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0 डिग्री। यहां से हम क्या निकल के आया बात, यानी कि अगर दोनों को इक्वेट करें तो थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0 डिग्री निकल के आ गया, और हम क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू फाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि अगर तुम्हें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो कंडीशन क्या निकल के आई, थीटा इक्वल टू फाई निकल के आया। यानी कि क्या मतलब हुआ, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं, पावर फैक्टर एंगल यानी कि फाई शुड बी इक्वल टू इंपेडेंस एंगल थीटा फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन करना है, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या केस इंपॉर्टेंट है कि पावर फैक्टर एंगल जो फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, इंपेडेंस एंगल थीटा के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। तो दिस इज द कंक्लूजन कि भाई कितना हो रहा। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हमने पुरानी बार निकाल के देखा था कि कितना आएगा, ये तो हो गया फॉर्मूला, यानी कि आपको याद क्या रखना है, ये आपको याद रखना है, जब आप गेट के क्वेश्चन लगाओगे तो इस पे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना मेरी बात, इस पे एक क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम तुम दो, DRDO, इसरो, UPPCL, इवन SSC JEE, या फिर आप गेट का एग्जाम दोगे, ES का एग्जाम दोगे, ये क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है। नाउ जैसा हमने पुराने लेक्चर में करा था कि अगर हम जनरल कंडीशन की बात करें, भाई ये तो हो गया फॉर्मूला, यानी कि ये हो गई कंडीशन, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी आएगी, हर किसी के मन में उत्सुकता होगी जानने की कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी आती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरली जो थीटा की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 85 डिग्री होती है। ठीक है, जनरल केस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि फाई की भी वैल्यू कितनी आएगी, देयरफॉर फाई की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 80 डिग्री के अप्रॉक्स, 80 टू 85 डिग्री अक्रॉस। ठीक है, और अगर 80 है तो कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस 80 हुआ तुम्हारा 0.17 लैगिंग। क्लियर हो गया? अब 0.17 लैगिंग ये किसके करीब है, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है 0 के, 0 लैगिंग, यानी कि इसको और हम एक बहुत कॉमन टर्म है जो मैं यूज करता हूं, ZPF, जीरो पावर फैक्टर लोड। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आपको कब मिलेगा, क्लोज टू ZPF लोड, यानी कि ऐसा कोई भी लोड जिसका पावर फैक्टर क्लोज टू 90 डिग्री हो। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, और सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा पॉजिटिव में। क्लियर हो गया? यहाँ पे ZPF लोड लैगिंग, ZPF लैगिंग लोड इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? दीज आर द टोटल कंडीशंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे तो वो कब आएगा, वो तब आएगा जब आपका लोड क्या होगा, ZPF लोड होगा, यानी कि क्लोज टू ZPF होगा, जीरो नहीं होगा, यानी कि कह सकते हैं क्लोज टू जीरो होगा। यानी ठीक, जैसा कि आपको याद होगा हमने बताया था मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिला था, जब आपका क्लोज टू यूनिटी पावर फैक्टर लोड था। इसी तरीके से मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा, जब आपका क्लोज टू ZPF होगा।
इक्वल टू ZPF नहीं है, क्लोज टू ZPF है, ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 0.17 की बात हुई है, 0 की बात नहीं हुई है। तो क्लोज टू ZPF होगा तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, और क्लोज टू UPF होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, तो आपको मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्या ये जो हमने कंडीशन निकाली मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, क्या ये केवल लैगिंग लोड में पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। देखो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम दोनों तरफ जा सकता है। मैक्सिमम पॉजिटिव भी मैक्सिमम हो सकता है और नेगेटिव भी तो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम दो हो सकते हैं, पॉजिटिव भी मैक्सिमम जा सकता है और मिनिमम भी। तो पॉजिटिव अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हो तो ये मिलेगा तुम्हें 0.17 लैगिंग पावर फैक्टर पे, और नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा? ये तुम्हें मिलेगा 0.17 लीडिंग पावर फैक्टर पे। क्लियर हो गई? तो ये बात ध्यान रखना, यानी कि मैंने ये चीज पूरा यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है कि आपको अगर पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के दो पार्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम की नेगेटिव मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव मैक्सिमम चाहिए तो 0.17 लैगिंग पे मिलेगा, और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम चाहिए तो वो आपको मिलेगा 0.17 लीडिंग पावर फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर मान लेते हैं किसी अल्टरनेटर के ऊपर, इसका मतलब भी समझा देता हूं लास्ट में, जैसा कि हर बार, क्योंकि केवल पढ़ने से फायदा नहीं होगा, आपको विजुलाइज करना चाहिए। यानी कि अगर किसी अल्टरनेटर के ऊपर हमने कोई लोड जो था वो लगाया, फॉर एग्जांपल हमने अगर इंडक्टिव लोड लगा दिया, तो ऐसे केस में वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज डाउन हो जाएगा, और वोल्टेज जो डाउन होगा वो मैक्सिमम डाउन होगा, यानी कि V जो होगा वो मैक्सिमम ड्रॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वोल्टेज कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आपने क्या करा, अल्टरनेटर के ऊपर प्योरली कैपेसिटिव लोड लगाया ZPF, तो ऐसे केस में वोल्टेज क्या होगा? जो नो लोड वोल्टेज था वो एकदम से राइज हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको देखो क्या मिलेगा? वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू से इतना ज्यादा डेविएटेड, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, एंड दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर आप कैपेसिटिव लोड लगा दोगे ZPF के क्लोज, तो वहां पे तुम्हें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि वहां पे भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होंगे पर नेगेटिव होंगे। नेगेटिव का मतलब लोड लगाने पे वोल्टेज बढ़ जाएगा कम होने की जगह, बस इतना ही मतलब है। और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है लोड लगाने पे टर्मिनल वोल्टेज गिर जाएगा, यानी कि जैसे तुमने AC ऑन करा तो वोल्टेज डिप हो जाते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंडक्टिव केस में। ZPF अगर केस ले लोगे, क्लोज टू ZPF लोड लोगे, तो वहां पे ये होगा, ठीक। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई कि इसके अंदर हमने डेरिवेशन डिस्कस करा, लैगिंग लोड से शुरू करा, इनको हमने वैल्यू इक्वेशन पुट करी, देन फाइनली हमने कंडीशन निकाली, और कंडीशन ये आपके सामने है, जब लोड इंपेडेंस का एंगल इक्वल हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल के, तब वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। वैल्यू निकाल के देख ली तो क्लोज टू 0.17 आएगी लैगिंग। ध्यान रखना, अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है और आप निकालते हो, आपकी वैल्यू आती है, तुम्हें पता करना है कि करेक्ट है नहीं है। तो वैल्यू आपकी अगर 0.17 के क्लोज है, यानी कि क्लोज टू ZPF है, तो आंसर सही आ रहा है। ZPF नहीं होनी चाहिए, क्लोज टू ZPF होनी चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि ZPF में क्या होता है, थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम से डाउन हो जाता है। इसका मैं कर्व आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा वोल्टेज रेगुलेशन का, यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है सारा वोल्टेज रेगुलेशन टॉपिक, टोटल मैंने आपको कवर कर दिया है। लास्ट लेक्चर जो अब होने वाला है, जैसा कि हर बार होता है, एनालिसिस करूंगा, उसमें मैं आपको बहुत ही कीमती पॉइंट्स बताऊंगा जो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ के जो आपको सोचने और विजुलाइज करने चाहिए, और क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और किस तरीके से आप वोल्टेज रेगुलेशन को फिजिकली किसी को समझा सकते हो, लेमैन को। और जो भी हमने सीखा अब तक उसको एक लेक्चर में कंक्लूड करूंगा, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। वो अपकमिंग लेक्चर्स में अगला लेक्चर उसी का होगा, एनालिसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। कोई भी अगर कमेंट आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक लेक्चर बनाने के लिए, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।